नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके क्विक रिवीजन सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम पूरे उत्तराखंड का क्विक रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं एग्ज़ाम टाइम पर। आज हमारा ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट होगा और आज की वीडियो में हम गोरखा और ब्रिटिश शासन को लेकर के यहाँ पे कवर करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे, जिसमें आपको अलग अलग बुक्स के फैक्ट देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जल्दी से उस पर एक नज़र कर लेते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम पूरे गोरखा शासन की यहाँ पर बात करेंगे। गोरखा प्रशासन, गोरखा के जो सेनानायक हैं उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद गोरखा काल के जो प्रमुख कर हैं अंग्रेजों के साथ उनकी संधि, उसको देखेंगे। ब्रिटिश शासन के बारे में बात करेंगे, कुमाऊं के सभी कमिश्नरों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, 24 के 24 कमिश्नरों के बारे में। इसके बाद अंग्रेजों के काल में जो भूमि बंदोबस्त या वनों से रिलेटेड जो चीज़ें हुई उनके हम यहाँ पे प्रश्नों को देखेंगे। अंग्रेज और चाय को लेकर जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। ब्रिटिश काल के जो प्रमुख गार्डन हैं, चाहे वो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन हो या आपका चौबटिया उद्यान हो, उनको यहाँ पर देखेंगे। ब्रिटिश काल में हुए भूमि बंदोबस्त को यहाँ कवर करेंगे और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को ब्रिटिश काल के हम देखेंगे। ये हमारा इस सीरीज का चौथा पार्ट है। अगर आपने इसके प्रीवियस 3 पार्ट नहीं देखे, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड पर गोरखा शासन की। देखिए, उत्तराखंड पे गोरखा शासन ये शुरू होता है आपका कुमाऊं पे अधिकार के साथ, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर अलग अलग वो अधिकार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुमाऊं पर कब किया। गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार 1790 में हुआ, जो कि 1815 तक रहा, यानी कि 25 साल तक गोरखाओं ने कुमाऊं पर शासन किया। जब इन्होंने कुमाऊं पर अधिकार किया उस समय नेपाल का नरेश कौन था? रण बहादुर शाह। जब इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया, कुमाऊं पर अधिकार किया, अंतिम चंद राजा कौन था उस समय? महेंद्र चंद। इसी महेंद्र चंद को हवाला बाग के युद्ध में ये पराजित करते हैं और अल्मोड़ा पर ये अधिकार कर लेते हैं, यानी पूरे कुमाऊं पर अधिकार कर लेते हैं। गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? यह निमंत्रण हर्षदेव जोशी के द्वारा दिया गया। ये सारे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट इसी तरीके से पूछे जाते हैं। हर्षदेव जोशी, जिसे कुमाऊं का चाणक्य बोला जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम है राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान ने हर्षदेव जोशी को विभीषण कहा है। इसे भी आपने याद करना है। विभीषण किसने बोला? हर्षदेव जोशी को राहुल सांकृत्यान ने। ठीक है। जब इन्होंने गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था तो पहला सूबा किसे नियुक्त किया, यानी सूबेदार? तो कुमाऊं का पहला सूबा जोगा मल को बनाया गया, दूसरा सूबा काजी नरसाही को बनाया गया और आपको इसके बाद अंतिम सूबा याद करना है जिसका नाम था बमशाह। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कुमाऊं का पहला गोरखा सूबा कौन था? जोगा मल। दूसरा सूबा कौन था? काजी नरसाही। और उसके बाद आपको बीच के याद नहीं करने, सीधा अंतिम का पूछा जाता है। बमशाह अंतिम सूबा था, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। सूबा जोगा मल को लेकर के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर याद कर लीजिए, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं और चीज़ों को जितना जोड़कर पढ़ सकें एक दूसरे से, आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा इनको याद करने में। ठीक है। सूबा जोगामल से एक क्वेश्चन ये बनता है, गोरखाओं की तरफ से जो पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था वो इसी जोगामल ने किया था 1791-92 में। इसको भी याद करना, पहला भूमि बंदोबस्त जो गोरखाओं की तरफ से करवाया गया वो इसी जोगामल ने करवाया था। ठीक है। तो ये था गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार। अब चलते हैं गढ़वाल पर। जब इन्होंने अधिकार किया, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब किया था? तो गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर पहला आक्रमण 1791 में किया गया। जैसा कि हमने कल भी बात करी थी जब हमने पंवार वंश पढ़ा था कि लंगूरगढ़ से ये आगे नहीं बढ़ पाते और यहीं पर होती है लंगूरगढ़ की संधि। क्वेश्चन बनता है, याद करेंगे। ठीक है। 1791 में इन्होंने अटैक किया गढ़वाल पर, लेकिन लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पाए। उसके बाद इन्होंने दूसरी बार आक्रमण किया गढ़वाल पर 1803 में। इसके बाद इनका अंतिम युद्ध होता है खुड़बुड़ा का युद्ध, जो कि 14 मई 1804 को होता है। 3 में आक्रमण हो गया था।
जो पंवार नरेश थे प्रद्युमन शाह, वो श्रीनगर से चले गए थे, लेकिन वो देहरादून की साइड चले गए। वहां उन्होंने दोबारा से सेना संगठित करी और एक अंतिम युद्ध लड़ा। तो अगर आपसे आक्रमण पूछेगा आप 1803 बताएंगे, और गढ़वाल पर अधिकार पूछेगा आप 1804 बताएंगे। ठीक है। खुड़बड़ा का युद्ध होता है गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच। प्रद्युमन शाह यहाँ पे शहीद हो जाते हैं और गढ़वाल पर भी गोरखाओं का अधिकार हो जाता है 1804 में। ये अधिकार 1815 तक बना रहता है, लगभग 10.5 साल ये अधिकार रहता है। तो कुमाऊं पर गोरखाओं ने कितने साल शासन किया? 25 साल। गढ़वाल पर कितना किया? 10.5 साल। इसे आपको याद करना है। जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार किया उस समय राजा कौन था नेपाल का? विक्रम शाह। इसको याद करना। ठीक है। कुमाऊं के टाइम पे रण बहादुर शाह और गढ़वाल के टाइम पर विक्रम शाह वहां का राजा था। कुमाऊं के टाइम पे कुमाऊं का राजा, अंतिम राजा कौन था? महेंद्रचंद। गढ़वाल के टाइम पे प्रद्युमन शाह यहां का शासक था। खुड़बड़ा का युद्ध हम देख चुके, प्रद्युमन शाह यहां पे शहीद हुए थे। गोरखाओं को रक्त पिपासु किसने कहा था? तो गोरखाओं को रक्त पिपासु एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हियर्से के द्वारा बोला गया था। इसका स्टेटमेंट भी आपको याद करना है कि किसने गोरखाओं की तुलना रक्त पिपासुओं से की थी? हियर्से ने करी थी। और एक और व्यक्ति जिनका नाम अजय सिंह रावत है, जिनकी हम किताब पढ़ते हैं, उन्होंने गोरखाओं के आगमन को यमराज के आगमन के समान बताया था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे प्रमुख गोरखा जो सेना नायक थे, इनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखेंगे और बिल्कुल टू द पॉइंट देखेंगे, जिससे आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेपाल दरबार का कुमाऊं गढ़वाल में सर्वोच्च पद अधिकारी कौन था? देखिए, नेपाल दरबार का गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों अब नेपाल के अंडर में थे, गोरखाओं के अंडर में थे, उनकी तरफ से जो सर्वोच्च पद अधिकारी था यहां पर, वो अमर सिंह थापा था। इसको याद करना है। नेपाल दरबार की तरफ से जो एक सबसे बड़ा उपाधि दी जाती थी, आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ा पद होता था, काजी की उपाधि, वो भी किसको दी गई थी? अमर सिंह थापा को दी गई थी। इसे ही आपने याद करना है। ठीक है। दूसरा है, मौला राम ने किस गोरखा को दानवीर कर्ण कहा था? यह क्वेश्चन भी बनता है। कौन सा गोरखा था जिसको मौला राम के द्वारा दानवीर कर्ण बोला गया? इसका नाम था रणजौर सिंह थापा। ठीक है। इसी का पुत्र था कहा जाता है, तो इसको आपने याद करना है। रणजौर सिंह थापा, जिसे मौला राम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। ठीक है। कौन सा गोरखा सेना नायक कृषकों के प्रति उदार था, यानी कि कृषि के लिए उसने मदद करी काफी? ये था हस्तीदल चौतरिया। जो हस्तीदल चौतरिया था, यह कृषकों के लिए उदार था। कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए, किसानों के लिए इसने काफी सारे अच्छे काम करे थे। इसको आपने याद करना है। एक और चीज आपको यहां पर याद करनी है, हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ या गोरखा काल से जुड़ा हुआ, कि गोरखा काल में दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र कौन सा था? हम पढ़ते हैं हरिद्वार। ठीक है। गोरखा काल में दास बिक्री का प्रमुख केंद्र हरिद्वार था। पर्टिकुलर गोरखा का नाम पूछेगा कि किसके काल में प्रसिद्ध था हरिद्वार दास बिक्री के रूप में? इसी हस्तीदल चौतरिया के काल में। इसको भी याद करना है। ठीक है। चलिए, रण बहादुर चंद्रिका किसकी रचना है? रण बहादुर चंद्रिका जो है यह आपके मौला राम की रचना है। ठीक है। एक गोरखा सेनानायक आता है यहां पर उत्तराखंड के अंदर, जिसका नाम था भैरव थापा। भैरव थापा को लेकर के काफी सारे विवाद होते हैं मौला राम के उसके साथ। ठीक है। मौला राम फिर उसके खिलाफ आवाज उठाता है और जो नेपाल के नरेश थे उनको खुश करने के लिए उनके ऊपर एक रचना करता है, रण बहादुर चंद्रिका। इसे आपने याद करना है। ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है। बालेश्वर मंदिर जो कि चंपावत में है, इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो बालेश्वर मंदिर, इसका जीर्णोद्धार महावीर थापा के द्वारा 1796 में करवाया गया था। ये कुछ प्रमुख गोरखा व्यक्ति थे जिनको लेकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो महावीर थापा, जिसने बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया 1796 में। और एक और क्वेश्चन यहीं पर याद कर लेंगे, गंगोत्री मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? हम पढ़ते हैं अमर सिंह थापा ने। इसको भी याद करना है। ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे गोरखा प्रशासन और न्याय प्रणाली के बारे में। गोरखाओं का प्रशासन कैसा था और इनकी न्याय प्रणाली, क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं।
गोरखाओं का प्रशासन फौजी प्रशासन था, यानी कि इनका जो प्रशासन था एक तरीके का सैनिक प्रशासन था। ठीक है। कार्यरत सैनिकों को क्या कहा जाता था गोरखा काल में? तो गोरखा काल में जो कार्यरत सैनिक होते थे, जो वर्किंग सोल्जर होते थे, उनको जागरिया या जागचा बोला जाता था। और ऐसे सैनिक जिनको रिटायर कर दिया जाता था, जिनको टेम्पररी के तौर पर लिया जाता था, फिर उनको हटा दिया जाता था, उनको ढाकरिया या ढाकचा बोला जाता था। तो जो परमानेंट होते थे, जो काम कर रहे हैं, उनको जागरिया, और जो सेवा मुक्त हो चुके हैं उनको ढाकरिया। इसे आपने याद करना है। ठीक है। एक और चीज याद करनी है, क्योंकि गोरखाओं का शासन फौजी प्रशासन था, सैनिक शासन था। गोरखाओं की सेना में समाज के सभी लोगों को शामिल किया जाता था, केवल ब्राह्मणों को शामिल नहीं किया जाता था। इसको आपने याद करना है। ब्राह्मणों को छोड़कर सभी लोग, सभी जाति के लोग इनकी सेना में शामिल थे। इसको याद करना है। ठीक है। गोरखाओं का मुख्य हथियार क्या था? तो गोरखाओं का मुख्य हथियार था खुखरी। और खुखरी निर्माण से कौन सी जाति संबंधित है? तो नेवार जाति संबंधित है। ठीक है। इसको भी याद करना है। गोरखा काल में शिल्पकर्मियों को क्या कहा जाता था? गोरखा काल में शिल्पकर्मियों को कामी बोला जाता था। इसके अलावा गोरखा काल में जो ब्राह्मण दास होते थे उनको कठुआ बोला जाता था। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। जो गोरखा होते थे, इनके जो एक दो ब्राह्मण होते थे जिनको ये मानते थे, बाकी ये किसी भी ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते थे। तो ब्राह्मण को दास भी ये बनाते थे, ब्राह्मण दासों को कठुआ बोला जाता था। इसके अलावा ब्राह्मणों को लेकर के एक फेमस स्टेटमेंट गोरखाओं की तरफ से दिया गया था, जो आपसे पूछा जाता है कि ये किसने कहा था? ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं। ये किसने कहा था? गोरखाओं ने कहा था। इसके अलावा गोरखाओं ने ब्राह्मणों के ऊपर एक टैक्स भी लगाया था, जिसे खुसही कर भी बोला जाता है। इसी खुसही कर को कहीं कहीं पर कुराही भी लिखा गया है। आपको दोनों याद करने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुशही कर। खुशही कर गोरखाओं के द्वारा ब्राह्मणों पे लगाया गया था। 1797 में इस कर को लगाया गया था। इसको भी याद करेंगे। और लगाया किसने था? बमशाह के द्वारा इसे लगाया गया था। ठीक है। चलिए, दास बच्चों को क्या कहा जाता था? तो गोरखा काल में दास बच्चों को केटी बोला जाता था। और ऐसे गुलाम जो खेतों में काम करते थे, तो खेती करने वाले गुलामों को कैनी बोला जाता था। इसे भी याद करना है। गोरखा काल में जज को क्या बोला जाता था? जज यानी न्यायाधीश को क्या बोला जाता था गोरखा काल में? तो उसे विचारी बोला जाता था। और यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो गोरखा काल में सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी उसे मनोचौल बोला जाता था। इसको भी याद करना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं गोरखाओं में न्याय प्रथा को लेकर के। यहां से जो क्वेश्चन बना था, आपसे एक पेपर में बना था कि गोरखा काल में प्रचलित दिव्य प्रथा का संबंध किससे है? तो दिव्य प्रथा आपके न्याय से संबंधित है। इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन बनता है। कितने प्रकार की दिव्य प्रथा प्रचलित थी गोरखा काल में? प्रमुखतः 3 प्रकार की थी, अदर भी थी, लेकिन जो मेनली थी 3 प्रकार की दिव्य प्रथा प्रचलित थी, जिससे गोरखा न्याय करते थे। पहली थी गोला द्वीप, जिसमें आपके हाथ में गरम डंडा पकड़ा दिया जाता था और फिर आपको कहा जाता था चलने के लिए। अगर आपका हाथ जल गया तो आप दोषी, ठीक है, नहीं जला तो आप निर्दोष। दूसरी थी कढ़ाई द्वीप, जिसमें गर्म तेल में हाथ डाला जाता था, अगर जल गया तो दोषी, ठीक है। और तीसरी थी तराजू द्वीप, जिसमें वजन तोला जाता था, कुछ दिन बाद फिर उसको भूखा रखा जाता, फिर से वजन तोला जाता उन्हीं पत्थरों से, और अगर वजन कम हो गया तो दोषी। तो कुछ इस प्रकार की इनकी न्याय प्रथा थी, जिसको दिव्य प्रथा बोला जाता था। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन चुका है कि दिव्य प्रथा जो गोरखा काल में थी किससे संबंधित थी? तो न्याय प्रथा से संबंधित थी, ठीक है। अदर भी प्रकार के थे, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं बनते। इसके अलावा एक और चीज याद करनी है, क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किन शासकों ने स्त्रियों के छत पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो महिलाओं के छत पर जाने पर भी प्रतिबंध लगाया था गोरखाओं ने। इसको भी आपने याद करना है। ऑप्शन दे देगा, चंद्रवंश ने लगाया था, अंग्रेजों ने लगाया, गोरखाओं ने लगाया। तो गोरखा आपको याद करना है कि महिलाएं छत पर नहीं जा सकती, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे गोरखाओं की कर नीति के बारे में।
कुछ इंपॉर्टेंट कर इनके उनको यहां पर देखेंगे। सबसे पहला जो फैक्ट इनसे बनता है, चंदों के 36 रकम 32 कलम कर को किसने समाप्त किया था? चंद राजाओं के द्वारा 36 रकम और 32 कलम यानी कुल 68 प्रकार के टैक्सेस लगाए जाते थे। इन टैक्सेस को समाप्त करने का काम गोरखाओं ने किया था। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में बना है कि इन टैक्सों को लगाया किसने और हटाया किसने? लगाया चंदों ने, हटाया गोरखाओं ने। ठीक है, हालांकि ये सभी के सभी गोरखाओं ने नहीं हटाए, लेकिन ज्यादातर उन्होंने हटा दिए थे। ठीक है, गोरखा काल के कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स हैं, अब इनको देखेंगे। पहला है पुंगाड़ी कर। पुंगाड़ी कर गोरखा काल का एक प्रमुख कर था, एक भूमि कर था। और यह क्वेश्चन पेपर में आया है कि पुंगाड़ी किस प्रकार का कर था, तो यह एक भूमि कर था। ठीक है, तिमारी कर की बात करें तो फौजदार और सूबेदार इनको देने के लिए जनता से टैक्स लिया जाता था, उसे ही तिमारी कर बोला जाता था। ठीक है, टान कर की बात करें तो जो कपड़ा व्यापारी होते थे, जो कपड़ा बुनकर होते थे, उनसे लिया जाता था टान कर। ठीक है, तो कपड़ा बुनकरों से कौन सा कर लिया जाता था गोरखा काल में? टान कर। मिझारी कर की बात करें तो शिल्पकर्मी और ब्राह्मणों से मिझारी कर लिया जाता था। ठीक है, मरो कर की बात करें तो मरो कर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था, इसको भी आपने याद करना है। रहता कर की बात करें तो गांव से भागे हुए लोगों से, जो अलग अलग स्थानों पर रहते थे, उनसे भी टैक्स की वसूली करते थे, उसे रहता कर बोला जाता था। एक होता था इनका बहता कर, जो छिपाई हुई संपत्ति पर लिया जाता था, इसको भी याद करना है। ठीक है, जाया शून्य कर की बात करें तो अगर आप किसी कर्मचारी से लगान के बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो उसका भी आपको टैक्स देना होता था, जिसे जान्य शून्य कर बोला जाता था। दोनिया कर की बात करें तो जो पहाड़ी पशु चारक होते थे गोरखा काल में, उनसे भी टैक्स लिया जाता था, उसी को बोला जाता था दोनिया कर। सीधा क्वेश्चन बनेगा, पहाड़ी पशु चारकों से गोरखा काल में कौन सा कर लिया जाता था? दोनिया कर। फिर है टीका भेंट। शादी व विवाह के अवसर पर जो टैक्स लिया जाता था, उसे टीका भेंट कर बोला जाता था। तो गोरखा काल के ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स जो आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे गोरखा के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर के बारे में। गोरखाओं के अत्याचारी शासन को क्या बोला गया है? तो देखिए, गोरखाओं का शासन उत्तराखंड में काफी ज्यादा अत्याचारपूर्ण शासन था, काफी क्रूरतापूर्ण इनका शासन था। कुमाऊं में 25 और गढ़वाल में 10.5 साल का। ठीक है, और यही वजह थी मेनली कि 1857 में जब क्रांति होती है, उसका उत्तराखंड पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो उत्तराखंड के निवासी थे गोरखाओं का शासन देख चुके थे, और इनकी तुलना में अंग्रेजों का शासन जो काफी अच्छा व्यवस्थित शासन था, न्याय की उचित व्यवस्थाएं थी, वो उनको अच्छा लग रहा था। हालांकि वो भी उनके ऊपर उनका दमन करे जा रहे थे, लेकिन गोरखाओं की तुलना में उनको अंग्रेजों का अच्छा लग रहा था। तो गोरखाओं का शासन जो अत्याचारी शासन था, इसे गोरख्याली बोला जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन पेपर में बनता है कि राज्य में गोरख्याली किसका प्रतीक है? अत्याचार, क्रूरता का प्रतीक है। ठीक है, गोरखाओं का प्रमुख त्योहार क्या था? तो गोरखाओं का प्रमुख त्योहार दशहरा था, जिसे ये दशाई त्योहार कहते थे। ठीक है, नेपाल का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? देखिए, नेपाल की अगर हम बात करते हैं, यानी गोरखाओं की बात करते हैं, तो गोरखाओं की जो राजभाषा थी वो गोरखाली थी। ठीक है, लेकिन इनका जो साहित्य लिखा गया है वो नेवारी भाषा में लिखा गया है। नेपाल में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो जब यहां पर अंग्रेज आ चुके थे, उसके बाद यह निश्चित किया गया कि काठमांडू कोट में, यानी कि जो नेपाल की राजधानी है, वहां पर एक ब्रिटिश अधिकारी को रखा जाएगा। तो पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? वो था ई गार्डनर। कुमाऊं का पहला कमिश्नर भी यही था, और नेपाल दरबार में जो पहला ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव था वो भी गार्डनर था। गोरखा सैनिकों के द्वारा मनमाने ढंग से कर वसूलने को क्या कहते थे? जो गोरखा अधिकारी थे, जो गोरखा प्रशासन था, वो तो टैक्स लेता ही था, लेकिन गोरखा जो सैनिक होते थे, ये भी जबरदस्ती लोगों से टैक्स वसूल किया करते थे, और उसे बलि बोला जाता था। ठीक है, मूरक्राफ्ट तिब्बत कब पहुंचा था?
तो मूरक्राफ्ट की तिब्बत यात्रा, इसको लेकर क्वेश्चन बनता है। 2 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। मूरक्राफ्ट तिब्बत 1812 में पहुंचा, मूरक्राफ्ट टिहरी 1820 में आया और इसी मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि बोला था, जैसा हमने कल के वीडियो में बात करी थी। ठीक है। अंग्रेजों ने 1795 में किसे नेपाल की आंतरिक स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए 1795 की अगर हम बात करते हैं, कुमाऊं में गोरखा शासन चल रहा है। ठीक है, गढ़वाल में हालांकि अभी नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा नेपाल का जो आंतरिक स्थिति थी उसका पता करने के लिए मौलवी अब्दुल कादिर को भेजा गया था। ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों ने 1802-1803 में एक और अधिकारी को भेजा जिसका नाम था कैप्टन नॉक्स। इसको भी याद रखना है। ठीक है, कैप्टन नॉक्स को कब भेजा? 1802-1803 में। इसके बाद जब गढ़वाल पर भी गोरखाओं का शासन हो गया, फिर से स्थिति का पता लगाने के लिए अंग्रेजों ने 1808 में एक और अंग्रेज अधिकारी रैपर को यहां पर भेजा। तो क्वेश्चन बनता है, रैपर उत्तराखंड में कब आया? 1808 में आया था और इसी रैपर ने देहरादून को सुविस्तृत गांव की संज्ञा दी थी। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किस किस को भेजा? 95 में मौलवी अब्दुल कादिर, 1802-1803 में कैप्टन नोक्स और 1808 में सैपर को यहां सर्वेक्षण के लिए भेजा था। ठीक है। अब बात करेंगे अंग्रेजों के साथ गोरखाओं का जो युद्ध हुआ उसके बारे में। ठीक है, देखिए तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री कौन था? अगर हम बात करते हैं, जब गोरखा और अंग्रेजों के मध्य में युद्ध हुआ उस समय नेपाल का प्रधानमंत्री भीमसेन थापा था। युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण था गोरखपुर का बुटवल प्रांत। ठीक है, जो बुटवल प्रांत था ये पहले अंग्रेजों के अधिकार में होता था, लेकिन 1804 में इस पर गोरखाओं ने अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बड़ी कोशिश करी खाली करवाने की। उसके बाद अंग्रेजों ने 1814 में अप्रैल में इस पर दोबारा से कब्जा किया, लेकिन अगले ही महीने मई के महीने में गोरखाओं ने दोबारा से बुटवल प्रांत पर कब्जा कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने फिर से कोशिश करी, बातचीत की। जब गोरखा नहीं माने तो युद्ध की घोषणा कर दी गई नवंबर 1814 में। तो ये युद्ध का आपको याद रखना है। ठीक है, बुटवल प्रांत इनके मध्य कारण था, तात्कालिक कारण, और युद्ध की घोषणा नवंबर 1814 में कर दी जाती है। और कौन करता है युद्ध की घोषणा? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मोयरा करता है। लॉर्ड मोयरा हेस्टिंग का ही दूसरा नाम था, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। इसको आपने याद करना है। ठीक है, यहां पर मोयरा है, लेकिन आपको दोनों नाम एक ही व्यक्ति के मानकर चलने हैं, हेस्टिंग और मोयरा। ठीक है, तो युद्ध की घोषणा कब करी गई? नवंबर 1814 में। 4 जनरलों को यहां पर भेजा गया अंग्रेजों की तरफ से। 4 जनरल कौन कौन थे, अब उनको देखते हैं। देखिए 4 ब्रिटिश जनरल आए। पहला था जनरल मार्ले। जनरल मार्ले ने काठमांडू पर हमला किया। ठीक है, दूसरा था जनरल JS वुड। इसने गोरखपुर पर हमला किया, यानी कि जो बुटवल प्रांत वाला इलाका था। एक को सीधा नेपाल भेजा, एक को गोरखपुर पर भेजा। एक था जनरल जिलेस्पी, जिसने देहरादून पर आक्रमण किया। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट जनरल था, क्योंकि जो 4 जनरल आए थे उसमें से ये वाला जनरल यहां पर मारा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस अंग्रेज जनरल की मृत्यु यहां पर हो जाती है युद्ध के दौरान? जनरल जिलेस्पी। ठीक है, इसने देहरादून पर आक्रमण किया। जिलेस्पी ने खलंगा और नालापानी के किले पर आक्रमण किया। इसीलिए ये जो युद्ध था इसका, जिलेस्पी का, इसे खलंगा का युद्ध या नालापानी का युद्ध बोला जाता है। इसी युद्ध में ये मारा जाता है। और इसके सामने गोरखा सेनापति कौन था? इसके साथ लड़ रहा था बलभद्र सिंह थापा। इसको आपने याद करना है। ठीक है, तो जनरल जिलेस्पी देहरादून पर आक्रमण करता है, खलंगा और नालापानी के किले पर हमला करता है, और खलंगा का युद्ध या नालापानी का युद्ध, इसी युद्ध में जिलेस्पी मारा जाता है। ठीक है, हालांकि बलभद्र सिंह थापा, कहीं पर बताया गया है कि इसकी भी मृत्यु हो जाती है, कहीं पर बताया कि ये नहीं मारा जाता, ये यहां पर नहीं मारा जाता है। ठीक है, इसको याद करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो पुरानी वीडियोस थी हमारी, वहां पर हमने देखा था कि ये मारा गया था, लेकिन आपको इसको अब करेक्ट करना है। बलभद्र सिंह थापा नहीं मारा जाता, केवल जिलेस्पी यहां पर मारा जाता है। ठीक है,
जो चौथा जनरल था वो था जनरल ऑक्टर लोनी, और इन 4 जनरलों में सबसे योग्य जो था वो ऑक्टर लोनी ही था। ठीक है, इसने नेपाल के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया था, यानी कि हिमाचल प्रदेश की साइड से इसने नेपाल पर आक्रमण किया। तो इसको आपने याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए पूरे सिस्टमैटिक नोट्स मैंने यहां पर बनाए हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज हम चले। हमने युद्ध के बारे में बात करी, अब सारे जनरलों के बारे में हमने बात कर दी। किस जनरल से क्या क्वेश्चन बनता है वो हमने देखा। जिलेस्पी से बनता है, बस आपको उसे याद करना है कि जिलेस्पी ने किस गोरखा सेनापति के साथ युद्ध किया था, बलभद्र सिंह थापा, उसका नाम याद करना है। कौन से युद्ध में मारा गया, खलंगा, या जिसे नाला पानी का युद्ध भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब युद्ध के बाद होगी संधि। देखिए ई गार्डनर और बमशाह के बीच में एक संधि होती है 27 अप्रैल 1815 को। यह संगौली की संधि नहीं थी, बस एक ऐसी ही संधि होती है गार्डनर और बमशाह के बीच में। ठीक है, एक और संधि होती है 1815 में ही, मई में होती है। 15 मई 1815 को अमर सिंह थापा और जो ऑक्टर लोनी था, इन दोनों के बीच एक संधि होती है जिसे मलावगढ़ की संधि बोला जाता है। यह 1815 में होती है, ऑक्टर लोनी और अमर सिंह थापा के बीच में। इसके बाद एक और संधि होती है जो आपके दिसंबर 1815 में होती है, 2 दिसंबर 1815 को। यह संधि नेपाल के जो राजा थे, उनके जो राजपुरोहित थे गजराज मिश्र, उनके और एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कर्नल ब्रैडशॉ, इनके बीच में 2 दिसंबर 1815 को एक संधि होती है, और यही संधि संगौली की संधि होती है। ठीक है, इसी संधि की पुष्टि नेपाल दरबार के द्वारा 4 मार्च 1816 को की जाती है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, संधि तो दिसंबर में हो जाती है ब्रैडशॉ और गजराज मिश्र के मध्य में। जब गजराज मिश्र वापस नेपाल जाते हैं, जो उनके पुरोहित थे, नेपाल दरबार में लोग नहीं मानते संधि को, कहते हैं कि हमें आक्रमण करना चाहिए। तभी जो ब्रिटिश सेना थी ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में फरवरी में 1816 में काठमांडू के निकट सेना पहुंच जाती है। अब गोरखाओं के पास कोई चारा नहीं था और वो इस संधि की पुष्टि कर देते हैं। कब करते हैं? 4 मार्च 1816 को। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, चलिए, ये भी पेपर में पूछा गया था कि जो संगौली की संधि है, इसमें जो ये संगौली है, कहां पर ये संधि हुई थी उसी का नाम है। ठीक है, संगौली वर्तमान में कहां है? तो वर्तमान में ये आपके बिहार में पड़ता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अंग्रेजी शासन के बारे में। अंग्रेजी शासन के बारे में हम बात करेंगे और सभी कुमाऊं कमिश्नरों के बारे में हम इनको देखेंगे। ठीक है, कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर था ई गार्डनर। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर इसका पूरा नाम है। यह कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। मई 1815 में इसे कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त किया जाता है और केवल 9 महीने ही यह कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। उसके बाद काठमांडू कोर्ट में राजनीतिक एजेंट के रूप में इसे भेज दिया जाता है। जैसा हमने ऊपर बोला था, अंग्रेजी रेजिडेंट के रूप में, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इसे काठमांडू कोर्ट यानी नेपाल भेज दिया जाता है। तो कौन था पहला कुमाऊं का कमिश्नर? ई गार्डनर पहला कुमाऊं कमिश्नर था। ठीक है, कुमाऊं का जो पहला भूमि बंदोबस्त था वो भी गार्डनर के द्वारा किया गया। आगे हम पूरा भूमि बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे, सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस इसको याद करना है, काठमांडू कोर्ट में राजनीतिक एजेंट के रूप में सबसे पहले किसको भेजा गया था? गार्डनर को भेजा गया था। अब आता है दूसरा कुमाऊं कमिश्नर। दूसरा कुमाऊं कमिश्नर था विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल की बात करें तो ये अप्रैल 1816 में सहायक कमिश्नर बनकर आता है। ठीक है, 16 से लेकर के 17 तक ये सहायक कमिश्नर रहता है और उसके बाद ये 17 से लेकर के 35 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। ठीक है, विलियम ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा था? सीधा क्वेश्चन बनता है। विलियम ट्रेल ने कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा था। ठीक है, 9 पटवारी के पद किसने सृजित किए थे? तो 9 पटवारी के पद ये भी विलियम ट्रेल ने सृजित किए, 1819 में सृजित किए थे। एक और चीज याद करनी है, क्वेश्चन आता है डाक सेवा को लेकर के। अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में सबसे पहले डाक सेवा शुरू होती है 1815 में। इस डाक सेवा की शुरुआत गार्डनर करवाता है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। जो डाक सेवा, ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है, 2019 हाईकोर्ट में आया था। ये उत्तराखंड में सबसे पहले डाक सेवा किस किस के मध्य में शुरू हुई? तो अल्मोड़ा और श्रीनगर।
1815 में हुई, गार्डनर ने करवाई, और फिर पूरे उत्तराखंड में इसको विलियम ट्रेल ने करवाया। तो अगर उत्तराखंड पूछेगा तो विलियम ट्रेल, पहली बार किसने करा तो गार्डनर। ठीक है। कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना भी विलियम ट्रेल करता है। कुमाऊं में आबकारी विभाग 1822 में बनता है और इसकी स्थापना भी कौन करता है? विलियम ट्रेल। ठीक है। कुली बेगार के समाधान के लिए खच्चर सेना का निर्माण भी कौन करता है? विलियम ट्रेल करता है। तो सारे कमिश्नरों की बात करेंगे और सारे बिल्कुल टू द पॉइंट्स में हैं, तो इनको रिवाइज करते हुए जरूर चलें। इसके बाद हम वनों के बारे में भी बात करेंगे, वन आंदोलन के बारे में बात करेंगे, भूमि बंदोबस्त के बारे में हम बात करेंगे, सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो कुली बेगार के समाधान के लिए खच्चर सेना का गठन विलियम ट्रेल ने किया था और यह सेना भी उसने 1822 में बनाई थी। इसके बाद कुली बेगार के समाधान के लिए प्रयास करता है हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे क्या करता है? हेनरी रैमजे जो कैदी थे उनको कुली के काम में लगाता है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है। खच्चर सेना ट्रेल ने बनाई थी और जेल के कैदियों को किसने लगाया था? हेनरी रैमजे ने लगाया था। 80 साला बंदोबस्त किसने किया था? तो 80 साला बंदोबस्त भी विलियम ट्रेल के द्वारा किया गया था, जिसे हम 1823 में मानते हैं कि 1823 में यह किया गया था। ठीक है। भूमि बंदोबस्त करवाया था इसने और उसी को 80 साला बंदोबस्त बोला जाता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। ट्रेल पर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा था। देखिए, यह अंग्रेज था, एक ईसाई था। ईसाई होने के बावजूद इसके ऊपर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा था और यह क्वेश्चन पिछले साल पेपर में पूछा गया था कि इनमें से किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार का आरोप लगा? वो था विलियम ट्रेल। ठीक है। डबल लॉक व्यवस्था विलियम ट्रेल ने कब शुरू करी? तो विलियम ट्रेल के द्वारा डबल लॉक व्यवस्था 1824 में शुरू की गई। ठीक है। जो सरकारी खजाना था उस पर नियंत्रण के लिए इसने डबल लॉक व्यवस्था शुरू करी थी 1824 में। साल वनों की कटाई पर प्रतिबंध कब लगाया? तो वन प्रबंधन का जो पहला प्रयास था वो भी विलियम ट्रेल ने करा था और साल वनों की कटाई पर इसने प्रतिबंध 1826 में लगा दिया था। अल्मोड़ा जेल कब बनी? बहुत बार पेपर में आता है। अल्मोड़ा जेल 1816 में बनी। पौड़ी जेल आपके 1821 में बनी। ठीक है। इसको भी आपने याद करना है। पौड़ी जेल कहीं कहीं पर 1849 भी है, आपको उसको याद नहीं करना है, आपको पहला रेफरेंस 21 को ही देना है। ठीक है। ट्रेल की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी। ये किताब किसकी है? विलियम ट्रेल की है। ट्रेल गर्दी की जांच के लिए कौन सा अंग्रेज अधिकारी कुमाऊं में आया था? तो ट्रेल गर्दी की जांच के लिए मिस्टर ग्लेन यहां पर आया था। ठीक है। इसको आपने याद करना है। 1822 में आया था ट्रेल गर्दी की जांच के लिए। ट्रेल न्यायिक कमिश्नर थे, ये किसने बोला? तो ट्रेल को न्यायिक कमिश्नर एटकिंसन ने बोला है। ठीक है। इसे आपने याद करना है। और ट्रेल के शासन को माँ बाप सरकार भी इसी ने बोला है, एटकिंसन ने बोला है। इसको भी आपने याद करना है। तो विलियम ट्रेल से जुड़े हुए, क्योंकि विलियम ट्रेल एक काफी इंपॉर्टेंट कमिश्नर था, उससे जुड़े हुए सभी तथ्यों को हमने यहां पर देखा। चलिए अब बात करेंगे जॉर्ज गोबान के बारे में। देखिए, विलियम ट्रेल के बाद एक टेम्पररी कमिश्नर यहां पर नियुक्त किया जाता है जिसका नाम था मॉजले स्मिथ। ठीक है। यह कुमाऊं का पहला कार्यवाहक कमिश्नर था। इसको याद नहीं करना, केवल इतना याद करना, ट्रेल के बाद यह कार्यवाहक बना था। जो तीसरा कमिश्नर बनकर आया वो था जॉर्ज गोबान। जॉर्ज गोबान का काल अगर हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला, दास प्रथा का इसने अंत करा कुमाऊं में 1836 में। ठीक है। इसी के काल में जो बाल विक्रय और महिला विक्रय होता था उसको इसने उस प्रथा को बंद कर दिया था। इसके अलावा अल्मोड़ा थाना की स्थापना 1837 में इसी के काल में होती है। कुमाऊं का पहला थाना था अल्मोड़ा थाना, जो 1837 में बनता है गोबान के काल में। ठीक है। गोबान के ही काल में एक महत्वपूर्ण पद था सदर आमीन। सदर आमीन का पद भी इसी के काल में सृजित हुआ 1837 में। इसको भी याद करेंगे। और इसके खिलाफ भी काफी सारी शिकायतें की गई थी अंग्रेज के जो बड़े अधिकारी थे। तो इसकी जांच के लिए कौन आया था? जैसे ट्रेल की जांच के लिए कौन आया था? मिस्टर ग्लेन।
इसी प्रकार इसकी जांच के लिए बर्ड नामक अधिकारी आया था। ठीक है, तो बर्ड किसकी जांच के लिए आया, आपको याद करना है, गोबान के लिए। ग्लेन किसके लिए आया था, ट्रिल के लिए आया था। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कुमाऊं कमिश्नर का चौथा जो कमिश्नर था, जो कुमाऊं कमिश्नरी का चौथा कमिश्नर था, टॉम लूशिंगटन। लूशिंगटन को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसका टाइम पीरियड 1838 से लेकर 1848 तक था। नैनीताल नगर पालिका के लिए अधिनियम बनाया गया 1842 में। किसके काल में, लूशिंगटन के काल में। नैनीताल का नगरीकरण भी इसी के काल में शुरू हुआ था। ठीक है, बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण किसने करवाया था, तो बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण 1848 में लूशिंगटन ने ही करवाया था। ठीक है, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी, इसका गठन किसने करवाया, तो अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन भी इसी के द्वारा करवाया गया था। हालांकि 1848 में ही इसकी मृत्यु होती है, लेकिन ये सारे काम इसी के काल में हुए। लूशिंगटन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करना है, लूशिंगटन पहला कुमाऊं कमिश्नर था जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए होती है। ठीक है, यात्रा मार्गों पर स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति भी कौन करवाता है, लूशिंगटन करवाता है 1840 में। 1839 में इसी के काल में, लूशिंगटन के काल में, जो कैप्टन हडल्स्टन था, ये श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना करता है। इसको भी आपने याद करना है। और इसी के काल में, लूशिंगटन के काल में, तराई जिले का गठन भी किया जाता है 1842 में। इसको भी आपने याद करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो लूशिंगटन के काल में हुए थे। लूशिंगटन को लेकर के एक क्वेश्चन और याद करना, कुमाऊं का आदि कवि किसे माना जाता है, गुमानी पंत को। ठीक है, गुमानी पंत ने किस कमिश्नर की तारीफ करी है, तो लूशिंगटन की तारीफ गुमानी पंत ने भी करी है। इसको भी आपने याद करना है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, अगला आता है जॉन हैलेट बैटन। जॉन हैलेट बैटन की बात करें तो इसके काल को ब्रिटिश शासन का स्वर्ण काल बोला जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण काल किसको बोला जाता है, तो बैटन के काल को। आपने ट्रेल नहीं करना, रैमजे नहीं करना, आपने लूशिंगटन नहीं करना, किसको टिक करना है, बैटन को टिक करना है। ठीक है, इसके काल में जो प्रमुख हुआ घटना वो था इसका 20 साला बंदोबस्त। ठीक है, इसने भी एक भूमि बंदोबस्त करवाया था। ये ओवरऑल 8वां भूमि बंदोबस्त था। गढ़वाल में ये भूमि बंदोबस्त इसने 1840 में करवाया जब ये सहायक कमिश्नर था। उसके बाद 1844 में इसी के नेतृत्व में बंदोबस्त होता है कुमाऊं में, वो भी इसी के नेतृत्व में होता है जब ये सहायक था किसका, लूशिंगटन का। ठीक है, तो ये दोनों भूमि बंदोबस्त जो कि 8वां भूमि बंदोबस्त था, गढ़वाल में 40 में हुआ, कुमाऊं में 44 में हुआ। किसने करवाए थे, बैटन के द्वारा करवाए गए थे लूशिंगटन के काल में। ठीक है, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की शुरुआत भी किसने करी थी, इसी के द्वारा करी गई थी। ठीक है, यानी कि जो प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह होगी पटवारियों के लिए, वो सारी शुरुआत किसने करी, बैटन के द्वारा करी गई। अल्मोड़ा में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना इसी के काल में होती है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, लंदन मिशनरी सोसाइटी कब हुई स्थापना, आप बताएंगे 1850। पहला प्रश्न किसने करी, पादरी रेवरेंड ने। कहां करी, अल्मोड़ा में। और चौथा प्रश्न बनेगा किसके काल में करी, आप बताएंगे बैटन के काल में। ठीक है, इसको याद करेंगे। कमिश्नरी स्थानांतरित करी इसने अल्मोड़ा से नैनीताल लेकर गया 1855 में। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है कि कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा से नैनीताल कब लाया गया, 1855 में लाया गया। यात्रियों के लिए डाक बंगले कब खोले गए, तो इसी के द्वारा, बैटन के द्वारा यात्रियों के लिए डाक बंगले 1849 में खोल दिए गए थे। ठीक है, इसके काल को ब्रिटिश शासन का स्वर्ण काल माना जाता है, जैसा हमने शुरुआत में बात करी थी। ठीक है, तो यह है बैटन जिसको लेकर आपसे क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करेंगे हेनरी रैमजे के बारे में। हेनरी रैमजे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। सबसे पहले हेनरी रैमजे का काल देख लीजिए, 1856 से लेकर के 1884 तक, यानी 28 साल ये कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। ठीक है, 1840 में हेनरी रैमजे सहायक कमिश्नर बन जाता है, यानी कि 40 से लेकर 56 तक कितने साल, 16 साल ये कुमाऊं में
कुमाऊं कमिश्नरी में सहायक कमिश्नर रहता है, असिस्टेंट कमिश्नर रहता है, और उसके बाद 28 साल ये कमिश्नर के पद पर रहता है, यानी टोटल 44 साल ये यहाँ पे शासन करता है। ये क्वेश्चन एक पेपर में पूछा गया था। हेनरी रैमजे को किस वर्ष सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया? 1840 में। ठीक है, हेनरी रैमजे किसका चचेरा भाई था? कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, जो डलहौजी था भारत का गवर्नर जनरल, इसका चचेरा भाई था हेनरी रैमजे। इसको भी याद करना है। हेनरी रैमजे किस देश का था? देखिए, अंग्रेज था तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन का था। हेनरी रैमजे आपके स्कॉटलैंड का था, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, किस देश का था? स्कॉटलैंड का। हेनरी रैमजे को कुमाऊं का मुकुट रहित राजा बोला जाता है, यानी कुमाऊं का बेताज बादशाह किसको बोला जाता है? हेनरी रैमजे को बोला जाता है। ठीक है, लूशिंगटन की बेटी से इसकी शादी होती है। जो चौथा कुमाऊं कमिश्नर था लूशिंगटन, उसी की बेटी से इसकी शादी होती है। क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे पेपर में पूछा गया था आपसे, डलहौजी का चचेरा भाई कौन था? हो सकता है पूछ ले। लूशिंगटन का दामाद कौन है? हेनरी रैमजे ही उसका दामाद था। ठीक है, गणेश की गैर नामक जगह पर उनके रहने के लिए इसने व्यवस्था करी थी। किसके लिए? कुष्ठ रोगियों के लिए। देखिए, कुष्ठ रोगियों पर भी ध्यान देने वाला कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे। और ना सिर्फ इसने तब ध्यान दिया जब ये कमिश्नर बना, उससे पहले ही उनके लिए काफी कार्य ये कर चुका था, जिसमें पहला काम गणेश की गैर नामक जगह पर इसने 1848 में कुष्ठ रोगियों के लिए रहने की व्यवस्था करी। उसके बाद कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम और चिकित्सालयों की स्थापना इसने 1854 में करी। इन दोनों को आपने याद करना है। ठीक है, कुष्ठ रोगियों पर इसने ध्यान दिया था। कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था हेनरी रैमजे ने। यह क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, किस कमिश्नर ने या किस अंग्रेज अधिकारी ने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया? तो वो भी हेनरी रैमजे था। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, हमने बात करी हेनरी रैमजे कब से कब तक रहा कुमाऊं का कमिश्नर? 1884 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा, 56 से लेकर। ऐसा नहीं है कि जैसे ही इसका 84 में ये पद से हटा और सीधा यहां से चला गया। हेनरी रैमजे कुमाऊं में 1892 तक रहा था। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी आप इसको याद करें। नेक्स्ट है, अब यहां पर हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के दौरान हेनरी रैमजे ने क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था। ठीक है, इसने कुमाऊं में मार्शल लॉ लागू कर दिया। और जब मैं कुमाऊं कहता हूं, यानी कुमाऊं कमिश्नरी की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे नहीं कि केवल कुमाऊं की और ब्रिटिश गढ़वाल की हम बात नहीं कर रहे। कुमाऊं यानी कुमाऊं कमिश्नरी, जिसमें ब्रिटिश गढ़वाल शामिल है। तो इसने मार्शल लॉ यहां पर लागू कर दिया। 1857 की क्रांति के दौरान रणवीर सेना का इसने गठन किया। रोहिलखंड का जो कमिश्नर था अलेक्जेंडर, वहां से ये भाग कर आया, इसको भी शरण देने का काम हेनरी रैमजे ने करा। ठीक है, हल्द्वानी में क्रांति के दमन के लिए मैक्सवेल को इसने भेजा। ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं 57 की क्रांति के दौरान के रैमजे के कार्य। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट तथ्यों की। हेनरी रैमजे ने किस वर्ष हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया था? हेनरी रैमजे ने हिल साइड सेफ्टी कमेटी, इसका गठन 1867 में किया। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। हिल साइड सेफ्टी कमेटी कब बनी? 1867 में नैनीताल में बनी थी। आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास किसने किया? अगर आपसे पूछेगा, रैमजे ने ही किया था, और यही वो प्रयास था। दरअसल 1867 में नैनीताल में काफी भीषण भूस्खलन होता है, भूकंप यहां पर आता है। उसी की जांच के लिए कि किस तरीके से आया, क्या क्या इसके कारण थे और उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, आपदा को प्रबंधन किया जा सकता है, उसी के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनी थी 1867 में नैनीताल में। इसी के साथ याद करना है, कुमाऊं में आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास किसने किया? रैमजे ने किया। जैसे ऊपर हमने पढ़ा ट्रेल के बारे में, वन प्रबंधन का पहला प्रयास किसने किया था? ट्रेल ने किया था। ठीक है, भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च कहां खुला था? तो भारत का जो पहला चर्च अगर हम कहें तो नैनीताल में खोला गया। पहला मेथोडिस्ट चर्च नैनीताल में 1858 में खोला गया और इसे पादरी विलियम बटलर ने खोला। रैमजे के सहयोग से इसे खोला गया था। ठीक है, कुमाऊं के पहले कंजर्वेटर कौन थे? तो कुमाऊं का पहला कंजर्वेटर था हेनरी रैमजे। ठीक है,
देखिए, वनों के प्रबंधन को लेकर कोई अलग सा वन विभाग तो था ही नहीं, तो कंजर्वेटर नियुक्त किया जाता था और कुमाऊं का पहला कंजर्वेटर हेनरी रैमजे को नियुक्त किया गया। हेनरी रैमजे ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए? पहला, ठेकेदारी प्रथा को इसने समाप्त कर दिया। क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं कमिश्नरी में ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया? हेनरी रैमजे ने समाप्त किया 1858 में, जब यह कुमाऊं का पहला कंजर्वेटर बना। हेनरी रैमजे के ही द्वारा इसी के कंजर्वेटर काल के दौरान इसने 1861 में पहला वन बंदोबस्त किया। देखिए, हम भूमि बंदोबस्त की बात नहीं कर रहे, भूमि बंदोबस्त अलग है। पहला वन बंदोबस्त का प्रयास किसने किया था? ट्रेल ने। पहला वन बंदोबस्त किसने किया? ये किया रैमजे ने 1861 में। ठीक है, 1861 में ही हेनरी रैमजे ने तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट भी तैयार करवाई। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, तो कंजर्वेटर को लेकर के सारे प्रश्न एक जगह पर आपको मिल गए। पहला कंजर्वेटर रैमजे था, ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया, पहला वन बंदोबस्त किया, तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट करवाई। ये कब तक कंजर्वेटर के पद पर रहा? क्योंकि कमिश्नर तो ये 84 तक रहा, लेकिन 84 तक ये कंजर्वेटर नहीं रहा, ये कंजर्वेटर रहा 1868 तक। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 1868 में कुमाऊं वन विभाग का गठन हो जाता है और अगले ही साल 1869 में गढ़वाल वन विभाग का गठन हो जाता है। ठीक है, राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी? तो उत्तराखंड के अंदर वर्तमान में भी और काफी सारा इसको लेकर विवाद भी है, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। इसकी शुरुआत जो करी थी राजस्व पुलिस व्यवस्था की 1874 में रैमजे ने ही इसको शुरू किया था और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना किसने करी थी? तो तराई इंप्रूवमेंट फंड, इसकी स्थापना भी 1883 में रैमजे के द्वारा करी गई थी। ठीक है, तराई में नहरों का जाल बिछाने का जो श्रेय जाता है वो रैमजे को ही जाता है और तराई का विश्वकर्मा भी रैमजे को बोला जाता है। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। तराई का विश्वकर्मा किसको कहते हैं? हेनरी रैमजे को। तराई इंप्रूवमेंट फंड कब बना? 1883 में बना था। ठीक है, तो ये हेनरी रैमजे को लेकर के प्रश्न थे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रैमजे को लेकर आपसे पूछा जाता है। देखिए, एक और चीज याद करना, जो एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, अधिसूचित जिला अधिनियम, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट हम जिसको कहते हैं, 1874 में जो आया था, रैमजे के ही काल में आया था। इसको भी याद करना। क्यों ये अधिनियम महत्वपूर्ण है? क्योंकि ब्रिटिश काल के 74 के बाद मैक्सिमम जितने नियम बनते हैं उत्तराखंड में वो सब इसी अधिनियम के तहत बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नियम जो था 1931 में हम पढ़ेंगे, वन पंचायतों का गठन होता है उत्तराखंड में। उन वन पंचायतों का गठन जो 1931 में हुआ, इसी अधिनियम के तहत हुआ था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, ये अधिनियम भी कब पारित हुआ? रैमजे के काल में। एक और चीज, रैमजे के काल में भी एक अधिकारी आया था यहाँ की न्यायिक व्यवस्था की जांच के लिए। उसका नाम क्या था? उसका नाम था पी वैली। ठीक है, पी वैली करके एक अधिकारी था। 1869 में ये यहां पर आया, रैमजे के काल में जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी जांच के लिए आया था। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान करना है। अगला है रैमजे के बाद बनने वाला कुमाऊं कमिश्नर। देखिए, कुमाऊं कमिश्नर टोटल हुए थे 24, या यूं कहें 23 + 1, 23 ब्रिटिश थे, एक भारतीय था। इन 24 में से केवल जो शुरुआत के 6 कमिश्नर हैं जिनके बारे में हमने ऊपर बात करी, चाहे वो गार्डनर हो, ट्रेल हो, गोबान हो, लूशिंगटन हो, बेटन और रैमजे, ये 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद से आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, 1-2 से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन अगर हम बाकी के कमिश्नरों में देखें तो वो ये वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है। रैमजे तक सबको याद होता है कौन कौन कमिश्नर था, सबके क्रम याद होते हैं। रैमजे के बाद कौन कमिश्नर बना? रैमजे के बाद फिशर कुमाऊं का कमिश्नर बना था। यह कुमाऊं का 7वां कमिश्नर था। रैमजे के बाद कमिश्नर बना 84 से लेकर 85 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा था। ठीक है, इसको याद करना है। फिशर के बाद 8वां कुमाऊं कमिश्नर कौन था? H.G. रॉस। ये 85 से लेकर 87 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। इसके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? गढ़वाल राइफल की स्थापना इसी के काल में होती है। कांग्रेस की स्थापना भी इसी के काल में होती है। ये दोनों तथ्य आपको याद करने हैं। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स और कांग्रेस दोनों के आप जानते हैं, गढ़वाल राइफल 87 में बनी और आपकी कांग्रेस 1885 में बनी थी। ठीक है, अगला है कमिश्नर J.R. ग्रिक।
जे.आर. ग्रिग की बात करें, ये कुमाऊं का 9वां कमिश्नर था। 88 से लेकर 89 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना 1889 में घटित हुई, जब कुमाऊं में लाइसेंस नीति को लाया गया था। देखिए 1857 की क्रांति के बाद पूरे भारत में लाइसेंस नीति को लाया गया, यानी हथियार रखने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता, लेकिन रैमजे के कहने पर उत्तराखंड में उसे लागू नहीं किया गया। ठीक है, 1858 में पूरे भारत में लाया गया, लेकिन बाद में कुमाऊं में भी लाया गया लाइसेंस नीति को, और ये 1889 में आया, इसी अस्किन के काल में। ठीक है, इसको आपने याद कर, इसी ग्रिग के काल में। ठीक है, ग्रिग के काल में आया था, इसको आपने याद करना है। 10वां कुमाऊं कमिश्नर बना आपका जी.ई. अस्किन। जी.ई. अस्किन की बात करें, 89 से लेकर 92 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा, और इसके काल की महत्वपूर्ण घटना 1891 में होती है, जब नैनीताल और अल्मोड़ा नाम के 2 नए जिले बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो नैनीताल का गठन इसी के काल में हुआ था। 11वां कुमाऊं कमिश्नर था डी.टी. रॉबर्ट्स। ये 1892 से लेकर 1894 तक कुमाऊं का 11वां कमिश्नर रहा। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना हुई पहली वन नीति। कब आई थी? इसी के काल में आई, 1894 में। ब्रिटिश काल की जो पहली वन नीति थी वो 94 में आई थी। मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 93 में होती है। एल्फ्रेड लिंगार्ड इसकी स्थापना करता है और इसी के काल में करता है। ठीक है, फिर आया 12वां कुमाऊं कमिश्नर ई.ई. ग्रीज। ये कुमाऊं का 12वां कमिश्नर था। 1894 से 98 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा। इसके काल में कोई विशेष घटना नहीं हुई, केवल एक घटना आपको याद करनी है, 1897 की घटना, जब उत्तराखंड की एक अलग मांग पहली बार सामने आई थी। ठीक है, अगला आता है 13वां कुमाऊं कमिश्नर आर.ई. हैम्बलिन। आर.ई. हैम्बलिन 1899 से लेकर 1902 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। 13वां कुमाऊं कमिश्नर। इसी के काल में गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है 1901 में, और इसी के काल में देहरादून में रेल पहुंचती है। इसको क्वेश्चन बन सकता है, देहरादून रेलवे कब बनी? तो 1900 में बनी थी, हम जानते हैं, हैम्बलिन के काल में बनी थी। ठीक है, यहां से आपको ज्यादातर कमिश्नरों के नाम नहीं आते, केवल घटना पूछी जाती है, तो आपको इन घटनाओं का भी रिवीजन साथ में हो जाता है। अगला है M.W. शेक्सपियर। इसकी बात करें, ये 1903 से लेकर 1905 तक कुमाऊं का 14वां कमिश्नर रहा, और इसी के काल में गढ़वाली समाचार पत्र 1905 में आया था। इसको भी आपने याद करना है। अगला आता है कैंपबेल। कैंपबेल कुमाऊं का 15वां कमिश्नर था। 1906 से लेकर 14 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा। इसके काल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, देखिए। सबसे पहले कूली एजेंसी जो 1908 में बनी थी, इसी के काल में बनी थी, कैंपबेल के काल में 1908 में बनी। किसके द्वारा? और इसके पहले सचिव भी कौन थे? जोध सिंह नेगी। इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, और इस कूली एजेंसी को समाप्त कर दिया गया था 1923 में। इसको भी याद करना है, लेकिन बनी कब? 1908 में, कैंपबेल के काल में। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन 1909 में बना, ये भी इसी के काल में बना। ठीक है, ग्लोगी परियोजना ये भी इसी के काल में बनी थी। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। अगला कमिश्नर आता है पी. वेंडम। पी. वेंडम जिसका पूरा नाम था पर्सी वेंडम, इसको लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इसका कार्यकाल 1914 से लेकर के 1924 तक था। 10 साल ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा। 16वां कमिश्नर था। इसी के काल में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कुमाऊं परिषद की स्थापना के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? आपका पी. वेंडम। कुमाऊं वाटर रूल्स जो 1917 में आते हैं, इसी के काल में बने थे। ठीक है, हालांकि इनमें बाद में संशोधन किया गया 1930 में। आपको दोनों याद करने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपसे कुमाऊं वाटर रूल्स पूछा है या कुमाऊं वाटर रूल्स में संशोधन पूछा है। रूल्स पूछेगा तो आप बताएंगे 1917, और इनमें संशोधन कब किया गया आप बताएंगे 1930। ठीक है, आए कब थे? वेंडम के काल में आए थे। कूली प्रथा का अंत हम जानते हैं 13-14 जनवरी 1921 को होता है, वो भी वेंडम के काल में होता है। ठीक है, व्यापक वन आंदोलन ये भी वेंडम के काल में होते हैं। 1911 से लेकर के 1917 के बीच में उत्तराखंड में व्यापक वन आंदोलन चले थे। इसको आपने याद करना है। ठीक है,
कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन, ठीक है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी होगा ये, इसका गठन भी विंडम के ही काल में होता है, विंडम ही इसका अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। 13 अप्रैल 1921 को इस कमेटी का गठन होता है, ठीक है। कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी इसका पूरा नाम है। डेट सहित पेपर में आता है, तो डेट सहित आपको याद करना है। कब बनी थी? 13 अप्रैल 1921। कौन इस कमेटी का अध्यक्ष था? कुमाऊं कमिश्नर खुद पी विंडम इसका अध्यक्ष था, ठीक है। क्योंकि हमने देखा वन आंदोलन काफी चले। ग्रीवेंस कमेटी का मतलब हो गया शिकायत समाधान कमेटी, यानी कि जो उनकी शिकायतों को सुनेगी, जो आपदाएं, जो आपत्तियां हैं लोगों को, उनका ये निपटारा करेगी, उसके संबंध में अपनी सिफारिश देगी। इसका काम था ग्रीवेंस कमेटी का। तो कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 13 अप्रैल 1921 को बनी, विंडम इसका अध्यक्ष था। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब जारी करी? इसने अपनी रिपोर्ट 28 अक्टूबर 1921 को दी थी सरकार को, ठीक है। इसको आपने याद करना है। पी विंडम की बात करें, असहयोग आंदोलन के समय भी कुमाऊं कमिश्नर कौन था? पी विंडम था, ठीक है। अगला आता है 17वां कुमाऊं कमिश्नर, जिसका नाम था NC स्टीफ, ठीक है। कहीं पर स्टीफ है और कहीं पर स्टाइफ भी इसको लिखा गया है, ठीक है, तो एक ही बात है। 1925 से लेकर के 31 तक ये कमिश्नर रहा और इसके काल की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, पहला रवाई कांड 30 मई 1930 और दूसरा पेशावर कांड 30 अप्रैल 1930। दोनों आपको याद करना है। कमिश्नर उस समय स्टाइफ था। अगला आता है 20वां, यहां पर आपका कमिश्नर इबर्टसन, क्योंकि जो बीच में आया आपके 17 के बाद 18 19 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है। 20वां कुमाऊं कमिश्नर था इबर्टसन, जो कि 1935 से लेकर के 1939 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। इसके काल का कोई महत्वपूर्ण घटना तो नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। हम पढ़ेंगे अभी आगे जाकर, जब हम भूमि बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे, तो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में होता है। यही इबर्टसन उसे करवाता है। बाद में जाके ये कमिश्नर भी बनता है 1935 से लेकर के 39 तक, ठीक है। अगला आता है जो महत्वपूर्ण है, JC एक्टन। JC एक्टन की बात करें, यह 1941 से लेकर के 1943 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। इसके काल में क्या क्या घटनाएं होती हैं? सबसे महत्वपूर्ण घटना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला और उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? JC एक्टन। इसी के साथ सल्ट गोली कांड भी होता है उत्तराखंड में, काफी इंपॉर्टेंट ये कांड था। उत्तराखंड का बारदोली इसको बोला जाता है। इसके होने पर भी कमिश्नर कौन था? एक्टन इस समय यहां का कमिश्नर था, ठीक है। इसको भी आपने याद करना है। सल्ट गोली कांड कब हुआ था? आप सभी जानते हैं, डेट 5 सितंबर 1942 को हुआ था। तो ये दोनों घटनाएं किसके काल की हैं? JC एक्टन के। अगला आता है 23वां कमिश्नर। 23वां कमिश्नर था W फिनले, ठीक है, W फिनले है केवल। तो W फिनले कुमाऊं का 23वां और आखिरी ब्रिटिश कमिश्नर था। 1943 से लेकर 1947 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा। इसी के काल में 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट का गठन होता है। आज़ादी के समय में भी W फिनले यहाँ का कमिश्नर था। क्वेश्चन बनेगा, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? फिनले यहाँ का कमिश्नर था। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। और इसके बाद कमिश्नर बनता है भारत का पहला कमिश्नर KL मेहता, यानी कि पहला इंडियन कमिश्नर, जिसका नाम KL मेहता था। ये 1947 से लेकर 1948 तक कुमाऊं कमिश्नर के पद पर रहे थे। तो टोटल कितने कुमाऊं कमिश्नर रहे? 24 रहे। आखिरी थे KL मेहता, आखिरी अंग्रेज था फिनले। दोनों का नाम आपको याद करना है, ठीक है। तो ये हमने पूरे कुमाऊं कमिश्नरों के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे अंग्रेज, वन, भूमि और कृषि से संबंधित प्रश्नों के बारे में, ठीक है। चलिए, दूसरा वन बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? ऊपर हमने पहला वन बंदोबस्त पढ़ा था, आपको ध्यान होगा 1861 में रैमजे ने करवाया था। दूसरा वन बंदोबस्त स्टीफी और नेल्सन के द्वारा करवाया गया। ये वाला जो वन बंदोबस्त था 1911 से लेकर के 1917 के मध्य में करवाया गया था। किसने करवाया था? स्टीफी और नेल्सन ने करवाया था। इस बंदोबस्त में इन्होंने क्या किया, जो गांव के लोग थे उनकी भूमि को भी वन भूमि घोषित कर दिया। इसीलिए हमने ऊपर पढ़ा था, विंडम के काल में 11 से लेकर 17 तक व्यापक वन आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। किस वन अधिकारी ने भूमि को A, B, C वर्ग में बांट दिया था? तो A वर्ग, B वर्ग, C वर्ग,
3 वर्गों में भूमि को बांटा था नेल्सन ने, ठीक है, इसी नेल्सन ने बांट दिया था, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। किस वर्ष गढ़वाल के वनों को 2 भागों में बांटा गया? तो गढ़वाल के वनों को 2 भागों में, कौन कौन से भाग थे वह? एक थे उत्तरी गढ़वाल वन और एक दक्षिणी गढ़वाल वन, तो 2 भागों में बांटा गया 1914 में, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है कि गढ़वाल के जंगलों को 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी, कब बांटा गया? 14 में बांटा गया। इसके बाद 2 साल के बाद 1916 में उत्तरी गढ़वाल के लिए ऑसमॉस्टन नाम का एक अधिकारी था, उसने, और दक्षिणी गढ़वाल के लिए भोला नाम का एक व्यक्ति था, उसने पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। क्वेश्चन बन जाएगा, वनों को 2 वर्गों में कब बांटा? 14। इनके लिए पंचवर्षीय योजनाएं किस किसने बनवाई? तो उत्तर के लिए ऑसमॉस्टन, दक्षिण के लिए भोला, और ये 16 में बनी। 1924 में जो ये 2 वर्गों में बांटा गया था, उत्तरी और दक्षिणी, फिर से दोनों को एक कर दिया गया, इसको भी याद करना है, ठीक है। 14 में अलग अलग किया गया, 24 में 10 साल बाद फिर से एक कर दिया गया, ठीक है। उत्तराखंड में आलू की खेती किसने शुरू करी थी? तो उत्तराखंड में आलू की खेती मेजर यंग के द्वारा शुरू की गई थी, 1823 में इसने शुरू करी थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विदेशी आलू की, तो विदेशी आलू की खेती हैरी बर्जर ने शुरू करी थी, 1864 में इसने शुरू करी थी। जो मेजर यंग था, इसने देहरादून में इसकी शुरुआत करी, और हैरी बर्जर के द्वारा नैनीताल में विदेशी आलू की शुरुआत करी गई। इसको भी आपने याद करना है, दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। खेती शुरू करेगा पूछेगा तो मेजर यंग, विदेशी खेती पूछेगा तो हैरी बर्जर, ठीक है, दोनों का नाम याद करना है। एक और चीज, जैसे क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि चाय के लिए जो चाय की पौध थी, अंग्रेज कहां से लेकर आए? चाइना से मंगवाई थी। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है जो केसर था, केसर कहां से मंगवाते थे अंग्रेज? तो केसर इन्होंने यूरोप में हॉलैंड से मंगवाया था, जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं। जैतून कहां से मंगवाया था इन्होंने? जैतून इन्होंने फ्रांस से मंगवाया था। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी इन्होंने इंग्लैंड से मंगवाई थी, ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। नेपाल से अल्मोड़ा के वनों में चीड़ प्राप्त करने की अनुमति किसने मांगी थी? देखिए, अल्मोड़ा में गोरखाओं का शासन था 1809 में। भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड मिंटो था। मिंटो के द्वारा नेपाल से अनुमति मांगी गई कि क्या हम चीड़ के वनों से, यहाँ से अल्मोड़ा में जो वन है उनसे चीड़ प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान की शुरुआत कब से की गई थी? 1890 में करी गई थी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 1809 में गोरखाओं ने अनुमति नहीं दी थी, इसको भी आपने याद करना है। लीसा टिपान के लिए चीड़ के वृक्ष प्राप्त करना चाहते थे, जो गोरखाओं ने नहीं दिया। अंग्रेजों ने चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान कब शुरू किया? 1890 से शुरू किया, ये क्वेश्चन बनता है। किस वर्ष सभी बेनाप भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया? तो कौन से साल में सभी बेनाप भूमि या बेनाम भूमि की भी अगर हम बात करें, उसे संरक्षित वन यानी सरकारी वन घोषित कर दिया 1893 में। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। संरक्षित वनों को 2 भागों में, खुले वन और बंद वन में कब बांटा गया? तो संरक्षित वनों को भी 2 वर्गों में बांटा गया 1903 में, ठीक है। वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? तो ऊपर हमने देखा था, तो जिला अधिसूचित अधिनियम था 1874, उसी के तहत वन पंचायतों का गठन कुमाऊं में 1931 में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। सबसे पहले वन पंचायतों का गठन कब हुआ? 1931 में हुआ। इतना याद करना, जो चमोली वाला इलाका है यहाँ पर वन पंचायत 1932 में बनी, बाकी पूरे राज्य में 31 में बन गई थी, ठीक है। कुमाऊं में बैला डोला की खेती किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बैला डोना की खेती कुमाऊं में नॉर्मन गिल के द्वारा शुरू की गई थी 1903 में। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है। कुमाऊं में सबसे पहले बैला डोना की खेती कौन शुरू करता है? नॉर्मन गिल, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अंग्रेज और चाय के बारे में, ठीक है। 1824 में किसने उत्तराखंड में चाय की खेती करने का सुझाव दिया था? देखिए, उत्तराखंड में चाय की खेती की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, ये शुरू करा था बिशप हेबर ने। 1824 में इसने सुझाव दिया था और छोटे स्तर पर चाय की खेती को इसने शुरू कर दिया था। उसके बाद
1827 में उत्तराखंड में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था डॉक्टर रायले, ठीक है। और यही डॉक्टर रायले 1834 में बड़े स्तर पर, ठीक है, 1835 में बड़े स्तर पर चाय की खेती की शुरुआत करता है। छोटे स्तर पर पूछेगा, पहली बार पूछेगा तो बिशप हेबर, व्यापक स्तर पर पूछेगा तो आप बताएंगे डॉक्टर रायले। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब करता है? 1835 में। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में चाय का बगीचा किसने स्थापित किया था? तो अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में चाय का बगीचा फॉकनर के द्वारा स्थापित किया गया था। इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसी फॉकनर ने जो कुमाऊं की चाय थी उसकी तुलना चाइना से आने वाली जो उलांग चाय थी उसके साथ करी थी, इसी फॉकनर ने, ठीक है। वर्ष 1850 में चीनी चाय विशेषज्ञ जो गढ़वाल आया था, तो पिछले साल ये क्वेश्चन बना था। चीनी चाय विशेषज्ञ जो गढ़वाल आया उसका नाम था SI वांग। कब आया था? 1850 में, ठीक है। पौड़ी में किसके द्वारा सरकारी चाय फैक्ट्री की स्थापना करी गई? तो पौड़ी में सरकारी चाय फैक्ट्री DA चौफिन के द्वारा बनाई गई थी। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, DA चौफिन के द्वारा। किस वर्ष नैनीताल जिले में यूरोपियों द्वारा 5 चाय के बागान स्थापित किए गए थे? तो यूरोपियों के द्वारा 5 चाय के बागान स्थापित हुए नैनीताल में 1928 में इनको स्थापित किया गया था, ठीक है। और कहां कहां पर इनको स्थापित किया गया था? देखिए, भवाली में मिस्टर न्यूटन ने चाय का बागान स्थापित किया, भवाली में ही मिस्टर मुलियन ने करा, भीमताल में मिस्टर जोन्स ने करा, रामगढ़ में डेरियास ने करा और घोड़ाखाल में व्हीलर के द्वारा चाय बागान स्थापित किए गए। हालांकि बाद में यहाँ पर इन्होंने कई सारी चीज़ें भी उगाई और फल उद्यान भी इनको बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, डेरियास ने अपना उद्यान कहाँ पर लगवाया? आप बताएंगे रामगढ़ में। जोन्स ने कहाँ पर लगवाया? आप बताएंगे भीमताल में। मुलियन और जो न्यूटन था, इन दोनों का कहाँ पर था? तो इन दोनों का भवाली में था। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आपको याद करनी है। ऊपर हमने बात करी अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में किसने लगाया था चाय बागान? ये लगाया था फॉकनर ने। 1843 में पौड़ी के अंदर, यानी कि पौड़ी और गडोलिया में किसने चाय बागान लगाए? तो ये लगाए थे कैप्टन हडल्स्टन ने। पिछले साल पेपर में पूछा गया था, ठीक है। पौड़ी और गडोलिया में चाय बागान किसने स्थापित करे? 1843 में कैप्टन हडल्स्टन ने करा। इसको भी याद करेंगे, ठीक है। और देहरादून में भी एक चाय बागान लगवाया गया 1844 में, जिसे जेमिसन ने लगवाया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कुछ प्रमुख गार्डन और उद्यानों के बारे में, ठीक है। सबसे पहला है आपका कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन। ऊपर हमने इसके बारे में बात करी थी। इसकी स्थापना 1909 में हुई। जोलीकोट नैनीताल में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का कार्यभार किसको सौंपा गया था? कौन इसका हेड बनाया गया था? नॉर्मन गिल को बनाया गया था, ठीक है। और यही नॉर्मन गिल था जिसके काल को कुमाऊं के अंदर बागवानी विकास का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है, नॉर्मन गिल को। जब ये नॉर्मन गिल यहां से वापस गया इंग्लैंड, तो किसको अपना सारा काम ये देकर गया यहां का? इसका ही एक क्लर्क था, इसी के साथ काम करता था, जिसका नाम था रामलाल शाह। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। सरकार द्वारा वृक्षों की 8 प्रजातियों को आरक्षित वृक्ष किस वर्ष घोषित किया गया? तो सरकार ने वृक्षों की 8 प्रजातियों को संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया 1894 में। हमने ऊपर क्या बात करी थी, आपको याद होगा, पहली वन नीति ब्रिटिश काल की 94 में आती है और इसी के तहत 8 प्रजातियों को, वृक्षों की 8 प्रजातियों को संरक्षित घोषित कर दिया जाता है, यानी उनकी कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। संरक्षित वनों के लिए नियम यहां पर बना दिए जाते हैं, ठीक है, इसी वन नीति के तहत। चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई? कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के बाद ये बहुत बार पूछा जाता है। चौबटिया उद्यान 1869 में बना। इसके पहले सुपरिटेंडेंट W क्रो थे और इसी चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन ये 1932 में स्थापित किया गया। तीनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हॉर्टिकल्चर प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1934 में करी गई थी। भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, इसकी स्थापना 1943 में करी गई थी। ठीक है। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन एक ही पेपर में 2 बार आया था। ठीक है। जो अल्मोड़ा में है आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना जो होती है 1924 में होती है, लेकिन 1924 में ये कोलकाता में बना था। हमें पूछा है अल्मोड़ा में कब लाया गया, तो अल्मोड़ा में ये 1936 में लाया गया। स्थापना 24 में होती है कोलकाता में। इसके संस्थापक बोसी सेन थे। उस पेपर में पहले आपको पूछा गया विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा कब आया, आपने बताया 36, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसके संस्थापक का नाम बोसी सेन। ठीक है। चलिए अब हम ब्रिटिश काल के भूमि बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ब्रिटिश काल से अब तक गढ़वाल में कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं? तो ब्रिटिश काल से लेकर के अब तक की अगर हम बात करें, टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं, जिसमें से 11 भूमि बंदोबस्त ब्रिटिश काल में हुए और आज़ादी के बाद केवल एक हुआ 1960 से 64 के बीच में। ठीक है। 1815 में गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं में और गढ़वाल में ट्रेल ने किया था। 1815 में पहला भूमि बंदोबस्त इन्होंने करवाया था। कुमाऊं के अंदर गार्डनर के नेतृत्व में हुआ और गढ़वाल में ट्रेल के नेतृत्व में करवाया गया। इसके बाद दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816 में उसे विलियम ट्रेल ने करवाया। फिर 1817 में हुआ, उसे भी विलियम ट्रेल ने करवाया। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है। किसके भूमि बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त बोला जाता है? तो ऊपर हमने बात करी थी 80 साला बंदोबस्त के बारे में। विलियम ट्रेल के 1823 में इसने एक भूमि बंदोबस्त करवाया था, इसी को 80 साला बंदोबस्त बोला जाता है। ठीक है। यह भूमि बंदोबस्त पहला भूमि बंदोबस्त था जो 5 साल के लिए करवाया गया था, इसीलिए इसे पंचशाला बंदोबस्त भी बोला जाता है। ठीक है। विलियम ट्रेल की बात करें तो इसने 1816 में करवाया, 17 में करवाया, 1820 में भी करवाया, 23 में करवाया, 28 में करवाया, 33 में करवाया। 11 जो भूमि बंदोबस्त ब्रिटिश काल में हुए, उनमें से 7 भूमि बंदोबस्त विलियम ट्रेल ने ही करवाए थे, जिसमें सबसे प्रचलित कौन था? इसका 1823 का 80 साला बंदोबस्त। ठीक है। पहला 20 साला बंदोबस्त किसने करवाया था? तो पहला 20 साला बंदोबस्त ये करवाया था बेटन ने। ठीक है। बेटन के द्वारा जो भूमि बंदोबस्त करवाया गया, ये गढ़वाल में हुआ आपके 1840 में, जैसा हमने ऊपर देखा, और कुमाऊं में हुआ 1844 में। ओवरऑल ये आपका 8वां भूमि बंदोबस्त था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है। पूछा जाता है पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से किया गया भूमि बंदोबस्त कौन सा था? तो पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से जो भूमि बंदोबस्त किया गया वो आपका विकेट बंदोबस्त था। कुमाऊं कमिश्नरी का 9वां भूमि बंदोबस्त था। ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन करना, 1815 में गार्डनर ने कुमाऊं में करवाया और 16 में ट्रेल के द्वारा गढ़वाल के अंदर करवाया गया। उसके बाद 17 में गार्डनर ट्रेल करवाता है दोनों जगहों पर, फिर 20 में, 23 में, 28 में और 33 में। ठीक है। इनको याद करना। तो 6 करवाता है क्योंकि एक जो था वो संयुक्त रूप से गार्डनर और ट्रेल ने करवाया था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हम बात कर रहे थे पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से किया गया भूमि बंदोबस्त, ये था आपका विकेट बंदोबस्त। विकेट बंदोबस्त आपके 1863 से 1873 के बीच में किया गया। ये भूमि बंदोबस्त 9वां भूमि बंदोबस्त था और पहला 30 साला भूमि बंदोबस्त था। ठीक है। इस भूमि बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से 5 भाग थे? पहला था तलाव भूमि, नदी घाटों की भूमि जहां पर सिंचाई की व्यवस्था हो उसे तलाव बोला गया। दूसरा था उपराऊ, जहां पर पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों पर जो भूमि है उसे बोला गया उपराऊ। फिर आती है उपराऊ दोयम, ये उपराऊ अव्वल थी, ये उपराऊ दोयम। द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि, इसको बोला गया उपराऊ दोयम। ठीक है। फिर आती है इजरान, निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़ भूमि को इजरान बोला गया। और फिर आती है खील भूमि, जो कंटील भूमि थी उसे खील भूमि यहां पर बोला गया। ठीक है। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। चलिए, गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था?
9 हमने देख लिए। 10वां भूमि बंदोबस्त गढ़वाल में ई पो के नेतृत्व में करवाया गया। ठीक है, यह भूमि बंदोबस्त 1893 में होता है, इसे आपने याद करना है। हालांकि अलग अलग डेट्स आपको इसकी देखने को मिलती हैं, कहीं पर 1890 से लेकर 96 आपको देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर 1887 भी है, लेकिन जो इसका उपयुक्त आंसर है 87 को याद नहीं करना, 93 को आपने याद करना है। और अगर रेंज पूछेगा तो 90 से लेकर 96 को आपने याद करना है। क्यों 93 इसका उपयुक्त आंसर है? क्योंकि हमने देखा जो आपका 9वां भूमि बंदोबस्त था 1863 से 73 के बीच में हुआ था, यानी 63 में शुरू हुआ था, 30 साल के लिए था, तो 93 तक तो रहेगा। ठीक है, 93 में फिर दोबारा से इसको शुरू किया गया, तो इसको आपने याद करना है। गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त ई पो करवाता है और कुमाऊं में गूंज एक अधिकारी था, इसके नेतृत्व में 10वां भूमि बंदोबस्त होता है। ठीक है, ब्रिटिश काल का 11वां भूमि बंदोबस्त और अंतिम भूमि बंदोबस्त कब और किसके नेतृत्व में हुआ? 10 हमने देख लिए। 11वां भूमि बंदोबस्त ब्रिटिश काल का 1928 में होता है, इबर्सन के नेतृत्व में होता है, और यह भूमि बंदोबस्त सिर्फ गढ़वाल में होता है, यानी कुमाऊं में 11वां वाला नहीं होता। इसको भी आपने याद करना है, 1928 में हुआ था और केवल गढ़वाल में किया गया। 12वां भूमि बंदोबस्त जो उत्तराखंड में करवाया गया वो यूपी सरकार ने 1960 से 64 के बीच में करवाया था। ठीक है, ये अंतिम भूमि बंदोबस्त था जो यहाँ उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण वन लाइनरों के बारे में। यहां से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री लगाई थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले भांग की फैक्ट्री काशीपुर में लगाई थी। किस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया था? तो ये लाया गया 1926 में। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, जो कुमाऊं कमिश्नर था इसको भी या पूरे कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कब लाया गया? 1926 में लाया गया, पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, कुमाऊं जल नियम कब बनाए गए थे? हमने ऊपर पढ़ा था ना कुमाऊं वाटर रूल्स, तो वही हिंदी में दे दिया। कुमाऊं जल नियम 1917 में बने, 1930 में इनमें संशोधन किया गया। ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली कौन था? तो ईसाई धर्म की उसको स्वीकार करने वाला, उसकी शिक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली था ख्याली रमोड़ा। ठीक है, रमोड़ा होगा यहाँ पर। ख्याली रमोड़ा पहला गढ़वाली था जिसने ईसाई धर्म को स्वीकार किया। इसे गढ़वाल का पीटर भी बोला जाता है, इसको भी आपने याद करना है। घराटों पर कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? तो जो पंचक्की होते थे, जो घराट होते थे, इनके ऊपर टैक्स लगाने का सुझाव बेकेट ने दिया था। ठीक है, 1861 में पहली बार घराटों पर टैक्स लगाए जाते हैं पिसाई के आधार पर, और 1922 में सालाना कर इन पर लगा दिया जाता है। यानी 61 में पिसाई के आधार पर लगते हैं, जितनी आप पिसाई करेंगे उस हिसाब से टैक्स देंगे, और 1922 में इसे वार्षिक कर दे दिया जाता है, चाहे आप पिसाई करें या ना करें आपको इतना टैक्स देना होगा। इसको आपने याद करना है। ठीक है, किस वर्ष काशीपुर परगने को तराई में शामिल किया गया था? काशीपुर परगने को तराई में 1870 में शामिल किया गया, इसे आपने याद करना है। ठीक है, किस वर्ष तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन किया गया? यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपसे पूछा गया था। तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि, इसका गठन 1906 में हुआ था। ठीक है, तराई भाबर के पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति संबंधी नियम कब निर्धारित किए गए थे? तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति से रिलेटेड जो रूल्स बनाए गए, इनका निर्धारण 1897 में किया गया, और इनको लागू कब किया गया? इनको लागू 1906-1907 में किया गया। दोनों क्वेश्चन याद करने हैं। नियम बनाए कब गए? 97 में। लागू कब किए गए? 1906-1907 में। इसी प्रकार तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण, तो चराई संबंधी नियम कब लागू किए गए? इनका निर्धारण और लागू 1909 में हुआ था। दोनों याद करने हैं, ये तीनों वर्ष इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तराई में नहर प्रणाली किसने विकसित करी थी?
तो देखिए तराई में नहरों का जाल बिछाने का जो श्रेय जाता है वो रैमजे को जाता है, लेकिन अगर अधिकारी का नाम पूछे तो कैप्टन जोन्स के द्वारा इस नहर प्रणाली को विकसित किया गया था। अब क्योंकि 61 में किया है, 61 किसका काल है? रैमजे का काल है, तो इसीलिए रैमजे को भी श्रेय जाता है और अधिकारी पूछ लेगा यानी जिसने काम किया उसका नाम था कैप्टन जोन्स। दोनों बातें आपने याद करना है, ठीक है। तो तराई में नहर प्रणाली विकसित करने का श्रेय कैप्टन जोन्स को है और काशीपुर परगने में जेसी मैकडॉनल्ड को जाता है, ठीक है। तराई क्षेत्र में बंदोबस्त किसने करवाया था अगर ये पूछ लिया जाए तो बोल्डरसन करके एक नाम है जिसका नाम आपको याद करना है, इसने तराई में बंदोबस्त करवाया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपसे पूछा जाता है, आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारी सीरीज है उत्तराखंड क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हमने चौथा वीडियो कवर किया और आप देख सकते हैं एक सिंगल वीडियो में हमने कितने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया। हमने गोरखा शासन को देखा, गोरखा करों को देखा, अंग्रेजी शासन, चाय, उसके अलावा उनकी जिसकी उन्होंने खेती करी, वन प्रबंधन, सबको हमने, अंग्रेजों का भूमि बंदोबस्त, प्रमुख उद्यान, गार्डन, सब हमने इस सिंगल वीडियो में कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। पूरा 1947 तक सारी चीज़ों को उसमें हम कवर कर जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।